हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम MHI 108 एनवायरमेंटल हिस्ट्रीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की स्टडी करेंगे। इसमें हम चैप्टर 2 नेचर एंड वुमेन के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर है ये इको फेमिनिज्म पर फोकस करता है। यहाँ पे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से या तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो एक शॉर्ट आंसर टाइप लिखने को जरूर आएगा। ये आता ही है 100%, हर बार के पेपर में एक क्वेश्चन आता है। तो एक वीडियो देख लो, अपने थोड़े बहुत जो है टर्मिनोलॉजी, हिस्टोरियन के नाम, बुक्स के नाम, कॉन्सेप्ट, डिबेट्स, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पे वीडियो में देखने को मिल जाएगा और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आप अपने आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है विमेन का पार्टिसिपेशन क्या है एनवायरमेंटल मूवमेंट में, एनवायरनमेंट के साथ उसका क्या, विमेन का क्या रिलेशन है, क्या कैसे विमेन इन्फ्लुएंस करती हैं नेचर को, कैसे नेचर पे डिपेंडेंट रहती है, ये सभी चीज़ें हम समझेंगे। तो नेचर जो है पहले से एग्रीकल्चरल सोसाइटीज के टाइम से जो है एक्सप्लॉइट होता आया है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया है नेचर का, और बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली एक्सप्लॉइट होने लग गया नेचर। इसकी वजह से रॉ मटेरियल खपत होने लग गई उसकी, फॉरेस्ट, रिवर, मिनरल, लैंड, हर चीज़ का जो है कमर्शियल यूज होने लग गया। तो इस जो है इसकी वजह से वेमेन और मेन का जो है नेचर के साथ इंटरेक्शन जो है कैसे डिफरेंट होता है, इसको हम समझ पाते हैं। वेमेन जो है सब्सिस्टेंस के लिए नेचर पे डिपेंडेंट रहती है, उससे इंटरेक्ट करती है, जबकि मेन बिकॉज ऑफ द सोशल मेकिंग, कैसे सोसाइटी है, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से हम देख सकते हैं। तो मेन मोस्टली आर इन्वॉल्व इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर एक तरह से, क्योंकि सोसाइटी इस तरह से डिवाइडेड है। वाइल वुमेन आर फोर्स्ड इनटू हाउस होल्ड्स टेकिंग केयर ऑफ द सबसिस्टेंस एक्टिविटीज, men are forced into industrialization or they are like employed in jobs that harm nature। तो इस सब की चीजों को समझेंगे। अब लिंक जो है वुमेन और नेचर के बीच में, तो ट्रेडिशनली वुमेन को नेचर के साथ क्लोजर माना जाता है। ये आइडिया मेनली उनके सोशल रोल से इमर्ज होता है। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में मैन आउटसाइड वर्क करते थे और विमेन हाउस होल्ड और सबसिस्टेंस एक्टिविटीज को मैनेज करती थी। विमेन का डेली वर्क डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट होता था, यानी कि विमेन जो है लकड़ी उठाना, वाटर लाना, पाउडर लाना और मेडिसिनल प्लांट वगैरह से जो है के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होती थी। यानी कि विमेन का इंटरेक्शन जो नेचर के साथ था वो कंटिन्यूअस था और प्रैक्टिकल था। हाउस होल्ड और कम्युनिटी लेवल पे विमेन जो है नेचुरल रिसोर्सेज मैनेज करती थी और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। विमेन की इंटरजेनरेशनल इकोलॉजिकल नॉलेज की वजह से उन्हें मेडिसिनल हर्ब, क्रॉप रोटेशन, फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशनल बैलेंस, ये सभी चीज़ों की जानकारी भी थी। और इसी वजह से विमेन को बायोडाइवर्सिटी का नॉलेज होल्डर भी कहा जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि सोशल डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से डेवलप हुई है। तो अब आगे जेंडर्ड इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हुआ। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है। वेमेन डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड होती हैं क्योंकि उनका सर्वाइवल जो है नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। वेमेन फ्यूल, वाटर, पाउडर, सभी फूड, शेल्टर, ये सभी चीज़ों के लिए नेचर पे डिपेंड करती है। जबकि ड्रॉट, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जैसी चीज़ों की वजह से वेमेन का लेबर बर्डन इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक जंगल में आग लग गई है तो औरतों को खाना इकट्ठा करने के लिए, जलाने लायक लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसी वजह से उनका लेबर बर्डन इंक्रीज हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर में फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है। उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी हाई होती है, वहाँ पे वेमेन बैडली अफेक्ट होती है इन सब चीज़ों से। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट रूरल वेमेन, ट्राइबल वेमेन, फिशिंग कम्युनिटी, पीजेंट वेमेन, उन सब पर अर्बन वेमेन से ज़्यादा होता है। तो इसलिए इन्वायरमेंटल क्राइसिस सिर्फ इकोलॉजिकल इशू नहीं है, बल्कि एक सोशल जस्टिस का इशू भी बन जाता है। कॉलोनियलिज्म, रिसोर्स और जेंडर के बारे में देखते हैं। तो कॉलोनियलिज्म ने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करा, उसका फंडामेंटली ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया उसके यूज को। तो प्री कॉलोनियल सिस्टम में एक्सप्लॉयटेशन था, लेकिन कॉलोनियल पीरियड में जो है एक्सट्रैक्शन कमर्शियली सेंट्रलाइज्ड लार्ज स्केल पर होने लग गया, मार्केट ओरिएंटेड एक्सट्रैक्शन होने लग गया। ठीक है, कॉलोनियल स्टेट ने फॉरेस्ट को रिजर्व किया, माइनिंग एक्सपैंड करी,
कैश क्रॉप को प्रमोट किया, रेलवे टिम्बर डिमांड को इंक्रीज कर दिया। तो इसकी वजह से नेचर को रेवेन्यू सोर्स और इंपीरियल रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इस प्रोसेस का इम्पैक्ट वेमेन पर डायरेक्टली पड़ा, क्योंकि कस्टमरी एक्सेस उनका कम हो गया, फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्ट हो गए और कॉमन चीज़ें जो थी वो प्राइवेटाइज हो गई। तो वेमेन जो डेली सर्वाइवल के लिए फॉरेस्ट और कॉमन यूज के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड होती थी, उनका लाइवलीहुड जो है डिसरप्ट हो गया। और इसी एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आगे चल के एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो है इमर्ज हुए, और विमेन जो है इन मूवमेंट्स का सेंट्रल एक तरह से फोर्स होती थी, और विमेन लेड मूवमेंट होते थे ये, लेकिन ये जेंडर एक्सक्लूसिव नहीं थे, ये पीपल्स मूवमेंट होते थे जिनको ज्यादातर विमेन पार्टिसिपेशन इसमें बहुत होता था। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ इकोफेमिनिज्म। तो इकोफेमिनिज्म जो है इकोलॉजिकल जो डिबेट चल रही है उसका एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो 1974 में फ्रांसिस डेबॉन ने इकोफेमिनिज्म टर्म को कॉइन किया। आगे चल के यनेस्ता किंग ने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक किताब लिखी, विमेन एंड द लाइफ ऑन अर्थ, 1980 में, और इसको एमहर्ट कॉन्फ्रेंस में जो है इन्होंने रिलीज किया। इकोफेमिनिस्ट मूवमेंट का मेजर टर्निंग पॉइंट बन गया ये बुक रिलीज, और इसके ऊपर जो डिबेट छिड़ी। ठीक है, इको फेमिनिज्म फेमिनिज्म और इकोलॉजी को कनेक्ट करता है। इसका कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि पैट्रियार्की विमेन और नेचर दोनों को एक्सप्लॉइट करती है। तो यनेस्ता किंग के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर मिलिट्रिज्म जो है फेमिनिस्ट कंसर्न का जो है एक तरह से पॉइंट बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेशन आइडियोलॉजी, वायलेंस और कंट्रोल मेंटालिटी सारे पेट्रियार्कल सिस्टम का जो है जो एग्जाम्पल है, एक तरह से पेट्रियार्कल सिस्टम का जो एक तरह से साइन है, सिंबल है, ये सभी इन चीज़ों को लीड करती हैं, जिससे इन्वायरमेंटल डैमेज होता है और सोशल जस्टिस जो है नहीं अचीव हो पाता है। एक प्रकार से किसी न किसी क्लास के साथ जो है इन इक्वालिटी या इनजस्टिस किया जाता है। तो इको फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि विमेन की लिबरेशन और इकोलॉजिकल सर्वाइवल जो है इंटरकनेक्टेड है। इको फेमिनिज्म जो है वैल्यू सिस्टम, पॉलिटिकल क्रिटिक और सोशल मूवमेंट, ये कई चीजें प्रस्तुत करती है आज के समाज के आगे। अब इको फेमिनिज्म का कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि विमेन और नेचर दोनों पैट्रियार्कल सोसाइटीज में कंट्रोल्ड और कमोडिफाइड हैं, और पैट्रियार्कल सिस्टम ने विमेन को सबॉर्डिनेट करके रखा हुआ है और नेचर को एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्स की तरह ट्रीट करती है। इको फेमिनिस्ट इस डोमिनेशन के अगेंस्ट है। उनका कहना है कि जो है होलनेस और कोऑपरेशन, इंटरकनेक्टेडनेस, इन सभी चीज़ों को वैल्यू दी जानी चाहिए, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। इको फेमिनिस्ट जो है ये एंड्रोसेंट्रिज्म को जो है अपोज करते हैं। एंड्रोसेंट्रिज्म मतलब कि मेल सेंटर्ड जो वर्ल्ड व्यू है उसको अपोज करते हैं। वो चाहते हैं कि सोसाइटी एक न्यूट्रल सोसाइटी बने, जेंडर न्यूट्रल हो सोसाइटी हो, जेंडर इंक्लूसिव सोसाइटी हो, जहाँ पे विमेन एंड मेन बोथ सेक्सेस को इक्वली रिप्रेजेंट किया जाए, और लाइक कोई एक तबका समाज के किसी दूसरे तबके को दबाए नहीं, और इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को भी एकदम से ब्लाइंडली उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, उसको भी कंजर्व किया जाए। ठीक है, तो जो ये मेल सेंटर्ड वर्ल्ड व्यू है, इसमें रैशनैलिटी मैस्कुलिन मानी जाती है और नेचर फेमिनिन मानी जाती है। तो इको फेमिनिस्ट कहते हैं कि विमेन्स लिबरेशन इकोलॉजिकल सर्वाइवल के से सेपरेट नहीं है, बल्कि दोनों इंटरकनेक्टेड। अब यहाँ पे रेडिकल और कल्चरल इको फेमिनिज्म आ जाता है। मतलब कि इको फेमिनिज्म के भी दो स्कूल्स है, दो ब्रांचेस हैं, रेडिकल और एक कल्चरल। रेडिकल जो इको फेमिनिज्म है वो मानती है कि विमेन और नेचर का जो एसोसिएशन है वो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी का रिजल्ट है। इसमें सोसाइटी ने विमेन को इमोशनल और नेचुरल बोल करके इंफीरियर बना दिया है और नेचर को कंट्रोल्ड रिसोर्स की तरह ट्रीट करती है। तो इस तरह से विमेन नेचर लिंक को ब्रेक करना चाहिए, ताकि जो है दोनों को एक सेपरेट अपनी आइडेंटिटी मिल सके और दोनों दोनों के लिए स्टैंड लिया जा सके एज इंडिपेंडेंट एंटिटी। लेकिन कल्चरल इको फेमिनिज्म कहती है
कि विमेन और नेचर का जो इंटर कनेक्शन है वो पॉजिटिव मैनर में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुएशन, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, रीजेनरेशन का कॉन्सेप्ट जो कि नेचर और विमेन दोनों में पाया जाता है, उसको एक तरह से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। वो एक यूनिक फीचर है वुमनहुड का और नेचर का, तो उसको लाइक इंटरकनेक्टेड रहने देना चाहिए और इंटरकनेक्टेड लेंस से ही उसको देखना चाहिए। लेकिन वहां पे बेटर इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की बात करनी चाहिए और बेटर जेंडर जस्टिस की भी बात करनी चाहिए। जो कल्चरल फेमिनिज्म है वो जेंडर जस्टिस और इकोलॉजिकल बैलेंस को रिजेक्ट नहीं करती है, बट ये जो है नेचर और विमेन का जो कनेक्शन का नैरेटिव बनाया हुआ है उसको सेलिब्रेट करती है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि जो स्कूल दो ब्रांचेस हैं इको फेमिनिज्म की, उसका डिफरेंस आपको पता है, तो आप देख सकते हैं। अब आते हैं अदर स्ट्रैंड्स ऑफ इको फेमिनिज्म। तो यहाँ पे सोशल इको फेमिनिज्म में विमेन और नेचर के क्लोजर बायोलॉजी की वजह से, विमेन नेचर जो है क्लोजर बायोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि सोशल रोल की वजह से जो है एक कैटेगरी में गिनी जाती है। ये तो सोशल इको फेमिनिज्म का माना हो गया। अब लिबरल इको फेमिनिज्म कहती है कि जो ये इम्बैलेंस है, इनजस्टिस है और एक्सप्लॉयटेशन है नेचर का, जेंडर इनजस्टिस है, उसका सोल्यूशन क्या है कि एजुकेशन, लॉ, रेगुलेशन, विमेन इन साइंस एंड पॉलिटी, ये सभी जो एक्ट्स हैं, ये लिबरल इको फेमिनिज्म ये सारे सॉल्यूशन देती है। ठीक है। इसके अलावा कैरोलिन मर्चेंट के अकॉर्डिंग विमेन इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में इक्वल पार्टिसिपेशन औरतों का होना चाहिए इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में, ताकि औरतें जो है बेटर डिसीजन ले सके विद रिस्पेक्ट टू प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर। सोशलिस्ट इकोफेमिनिज्म का कहना है कि कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की को जो है की वजह से ये सारा हुआ है कि औरतों की स्टेटस ऑफ वुमेन हैज गॉन डाउन एंड वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड एंड नेचर इज डिग्रेडिंग। तो ये सोशलिस्ट इकोफेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव है। ये जो है कैपिटलिस्ट पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि प्रोडक्शन से ज्यादा रिप्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है और नेचर पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक्टिव सब्जेक्ट है। तो इसके अडर जो है इको फेमिनिज्म के आगे भी अलग अलग स्ट्रैंड्स हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव इको फेमिनिज्म, अबोरिजिनल इको फेमिनिज्म, यानी कि लोकल नेटिव इको फेमिनिज्म इसको बोल सकते हैं। थर्ड वर्ल्ड इको फेमिनिज्म जिसमें कि सदर्न हेमिस्फीयर में आने वाली कंट्रीज थर्ड वर्ल्ड में आती हैं, तो वहाँ का इको फेमिनिज्म के बारे में आप इस सेगमेंट में बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पे सबका कॉमन एम है कि मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को इंक्लूड करना, यानी कि विमेन, मार्जिनलाइज्ड सेक्टर ऑफ सोसाइटी और एनवायरनमेंट। लिमिटेशंस ऑफ इको फेमिनिज्म, तो ये इन्फ्लुएंशियल थियरी तो है लेकिन इसको हैविली क्रिटिसाइज भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसेंशियलिज्म को क्रिटिसाइज किया जाता है, विमेन को नेचुरली केयरिंग और नर्चरिंग माना गया है, और क्रिटिक्स कहते हैं कि ये स्टेरियोटाइप जो है जो एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज हैं उसको रीइंफोर्स करता है। ठीक है। होमोजेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है, यानी कि ऑल वुमेन सेम नहीं होती हैं। अपर क्लास वुमेन, अर्बन वुमेन और पुअर ट्राइबल वुमेन का एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, और सोशल जस्टिस के मायने हर किसी इन सब के लिए अलग अलग होते हैं। यूरोसेंट्रिज्म का मतलब है कि वेस्टर्न फेमिनिस्ट अज्यूम वेस्टर्न फेमिनिज्म अजम्पशन को यूनिवर्सल बना देते हैं। वो रीजनल डाइवर्सिटी और रीजनल नीड्स को नहीं समझते हैं कि क्या हिस्ट्री रही होगी, किस नेचर के लाइक किस फिनोमेनन के पीछे, या किस प्रकार से क्या चीजें हिस्टोरिकल सिनेरियो में अनफोल्ड हुई होंगी कि जिसकी वजह से नेचर ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो यूरोसेंट्रिज्म जो है वो इन सभी चीजों को इतना फोकस में नहीं लेकर के चलता है। हिस्टोरिकल स्पेसिफिसिटी भी नहीं है, यानी कि डिफरेंट स्टोरीज और टाइम पीरियड्स का जो है डिफरेंसेस को अक्सर इग्नोर किया जाता है इको फेमिनिज्म में। वॉल प्लम्बुड का कहना है कि विमेन को नेचर के साथ ओवरली एसोसिएट करना विमेन पर एनवायरमेंटल बर्डन डाल देता है, और लाइक उनको जो है एक तरह से विक्टिम बनाना, उनको ओवर एसोसिएट करना उनके ऊपर ही बर्डन क्रिएट करता है। और वहीं पे सेसिल जैक्सन आर्ग्यू करती हैं कि क्लास, कास्ट, फैमिली पोजीशन और रीजनल एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस की वजह से जो है इको फेमिनिज्म शेप में आती है, जो इकोलॉजी है, लोकल इकोलॉजी, वो शेप में आती है। तो इस वजह से
सोसाइटी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कास्ट, क्लास, फैमिली पोजीशन और पूरी लोकल इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, प्रैक्टिसेस, सभी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द। अब रोमांटिसाइजेशन इज इन इट्स प्रॉब्लम, तो इको फेमिनिज्म विमेन को ऑफन आइडियलाइज आइडियलाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करता है, यानी कि केयरिंग, नर्चरिंग और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। तो इसलिए क्रिटिक्स कहते हैं कि ये पैट्रियार्कल स्टीरियोटाइप को रिड्यूस करना चाहिए, और बल्कि बल्कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर विमेन जो है गिरी हुई लकड़ियां कलेक्ट करती हैं, तो उसको इको फेमिनिस्ट क्या कहते हैं कि इकोलॉजिकल एथिक्स बोलते हैं, कि वो क्या गिरी हुई लकड़ियां यूज कर रही हैं और पेड़ों को नहीं काट रही हैं। लेकिन प्रैक्टिकल रीजन हो सकता है कि जो गिरी हुई लकड़ियां हैं वो लाइटर हैं, उनका वजन कम है और उनको जलाना इजी है, इसलिए औरतें इस चीज को समझ करके उसका यूज करती हैं। तो इको फेमिनिज्म कभी कभी पावर इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक कंपल्सन और लैक ऑफ एजेंसी और कॉमन सेंस जो है, इन सभी चीजों को इग्नोर कर देता है और विमेन को बहुत आइडियलाइज करता है बेसिकली इकोलॉजी से कनेक्ट करके। ठीक है, तो विमेन ऑलवेज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर्स नहीं होती हैं और मेन हमेशा डिस्ट्रॉयर नहीं होते हैं। ठीक है, अब इको फेमिनिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडिया में इको फेमिनिज्म का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है। इंडियन ट्रेडिशन में प्रकृति और शक्ति, ये दोनों फेमिनिन फोर्सेस हैं, इनको फेमिनिन प्रिंसिपल से एसोसिएट किया जाता है। नेचर को क्रिएटिव, लाइफ गिविंग और एक्टिव फोर्स के रूप में इमेजिन किया जाता है। वंदना शिवा ने आर्ग्यू किया कि विमेन नेचुरल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि उनका नॉलेज जो है इकोलॉजिकल और एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म और वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल ने विमेन को मार्जिनलाइज कर दिया और नेचर को डिस्ट्रॉय किया। नेचर पर प्लस पुरुष यानी कि मैस्कुलिन प्रिंसिपल ने मिलकर के एक तरह से प्रोड्यूस किया, कई सारी चीज़ों को क्रिएट किया। लेकिन ये इंडियन फिलोसफिकल सिंबलिज्म का पार्ट है कि नेचर और मैस्कुलिन प्रिंसिपल या पुरुष या मेल सिंबल ने मिलकर के जो है क्रिएशन को जन्म दिया है। तो ये सभी जो है इंडियन बातें हो गई। अब क्रिटिक ऑफ इंडियन इको फेमिनिज्म, तो इंडियन इको फेमिनिज्म भी क्रिटिसाइज किया जाता है। गैब्रियल डाइट्रिच का कहना है कि वंदना शिवा आइडियलाइज्ड रूरल सोसाइटी को अज्यूम करती हैं, और क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया हिस्टोरिकली क्लास इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी और पैट्रियार्की से जो है ऑलरेडी जूझ रहा है। यहाँ पे ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती आई हैं। तो कॉलोनियलिज्म जो है वो इतना मेजरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कॉलोनियलिज्म जो है इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को अकेले जो है उसके ऊपर कॉलोनियलिज्म के ऊपर इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन का बर्डन कंप्लीटली नहीं डाल सकते। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉलेज जो है वो किसी का वैलिड माना जाता है और किसी का नहीं माना जाता। तो लाइक किसके कौन से हिस्टोरिकल टेक्स्ट या कौन से नैरेटिव को जो है ट्रस्ट किया जाए। इको फेमिनिज्म और हिंदू फिलोसफिकल लैंग्वेज जो है यूज करते हैं, वो इंडिया को रिलीजियस डाइवर्सिटी का जो है एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। इको फेमिनिस्ट जो इंडियन इको फेमिनिस्ट हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो इंडिया में तो सदियों सालों से हजारों सालों से नेचर वर्शिप की जा रही है। तो इस तरह से एक आइडियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा नेचर कॉन्शियस था, इकोलॉजी कॉन्शियस था, और कॉलोनियलिस्ट्स ने आकर के उसको कम्प्लीटली रूल कर दिया। तो ठीक है, तो यही डिबेट है इंडियन इको करके। अब फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म का अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, तो बीना अग्रवाल ने इको फेमिनिज्म का अल्टरनेटिव दिया, फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म। अग्रवाल के अकॉर्डिंग विमेन नेचर रिलेशनशिप सिंबॉलिक या स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि मटेरियल रियलिटी पर बेस्ड है। यानी कि विमेन का रिलेशनशिप नेचर के साथ जो है लेबर डिवीजन, लैंड ओनरशिप, कास्ट, क्लास, प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब की वजह से शेप होता है। पुअर पीजेंट और ट्राइबल विमेन जो थी डायरेक्टली नेचर पर डिपेंडेंट होती थी, इसलिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन उन्हें सबसे ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। लेकिन वही डिपेंडेंसी उन्हें डीपली इकोलॉजिकल नॉलेजेबल भी बनाती है। ठीक है, ये हो गया। अब फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स है, तो फेमिनिस्ट एनवायरमेंटलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो
रिसोर्सेस और पावर को एनालाइज करने की कोशिश करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि लैंड का ऑनर कौन है, फॉरेस्ट कंट्रोल किसके पास होता है, पॉलिसी डिसीजन कौन लेता है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रगल जो है साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल, जेंडर स्ट्रगल है। यानी कि अग्रवाल के अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल जस्टिस तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग सिस्टम्स में भी एक तरह से चेंजेस लाए जाएं फॉर द बेटर। विमेन एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो रामचंद्र गुहा के अकॉर्डिंग मॉडर्न इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट में विमेन का रोल सेंट्रल रहा है। विमेन स्पेशली अफेक्टेड होती थी कई सारी चीजों से, जैसे कि अनइक्वल लेबर बर्डन, लिमिटेड लैंड ओनरशिप, लोअर वेजेस और डिपेंडेंसी ऑन ऑन कॉमन रिसोर्सेज। तो विमेन सिर्फ विक्टिम्स नहीं थी बल्कि एक्टिव एनवायरमेंटल एक्टर्स भी थी। और विमेन जो है रिफॉरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड एंटी माइनिंग स्ट्रगल और एंटी डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट में काफी जो है इन्वॉल्व रहती थी। अब खेजली मूवमेंट ऑफ 1731। तो खेजली मूवमेंट वर्ल्ड की अर्लीस्ट एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस मूवमेंट में से एक माना जाता है। 1731 में किंग अभय सिंह के सोल्जर्स ने जो है पेड़ काटने चालू कर दिए थे। तो अमृता देवी बिश्नोई और विलेजर्स ने क्या इसको जो है विरोध किया, और उन्होंने क्या एक लाइन प्रस्तुत थी उस समय पे, बहुत फेमस थी, अ चॉप्ड हेड इज चीपर देन अ फॉलन ट्री। यानी कि एक अपना गला कटवा लेंगे लेकिन वो पेड़ नहीं गिरने देंगे। तो 363 विलेजर्स ने अपनी जान गंवा दी थी अपने पेड़ों को प्रोटेक्ट करते हुए। तो इसका रिजल्ट ये हुआ था कि एरिया प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया गया था और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन डीपली कल्चरल और एथिकल इश्यू भी बन गया था उस समय, और लोगों में काफी अवेयरनेस आई उसको लेकर के। तो खेजड़ी मूवमेंट जो है 1731 में राजस्थान में हुआ, जहाँ पे मेन एक्टर्स थे अमृता देवी बिश्नोई और वहाँ राजा किंग अभय सिंह। ओके। चिपको मूवमेंट ऑफ 1973। तो चिपको मूवमेंट गढ़वाल हिमालय के मंडल विलेज से स्टार्ट हुआ। मेन इश्यू यहाँ पे हुआ ये था कि कमर्शियल लॉगिंग की जा रही थी वहाँ पे, ट्री हगिंग की मतलब के मेथड से लोगों ने इसका विरोध किया। तो वहाँ पे कमर्शियली जब पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा जा रहा था तो वहाँ के मेजर लीडर्स जैसे कि गौरी देवी, चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा, इन सब ने मिलकर के पेड़ों को फिजिकली हग कर लिया और उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं काटने देंगे। ठीक है। तो इस मूवमेंट का इम्पैक्ट ये हुआ कि लॉगिंग परमिट को कैंसिल कर दिया गया, विलेजर्स को उनके राइट्स वापस मिले, उनके जंगल वापस मिले। विमेन डिसीजन मेकिंग डिमांड्स जो है रेज करने लगे कि विमेन का लाइक लोकल डिसीजन मेकिंग पावर्स होनी चाहिए लोकल्स के पास, औरतों के पास, ऑन विद दोज पीपल हु आर interacting with these foresters, who are relying on these foresters for their subsistence. Okay. चिपको सिर्फ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट नहीं थी, इट वाज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, फेमिनिस्ट एंड एंटी कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन मूवमेंट। अब अपिको मूवमेंट। अपिको मूवमेंट कर्नाटका में डेवलप हुआ। अपिको चिपको से इंस्पायर्ड था और 1983 में हुआ। यहाँ के इसके लीडर थे पंडुरंगा हेगडे और इस हेगडे। ठीक है। यहाँ पे कमर्शियल टिम्बर एक्सट्रैक्शन के खिलाफ इन्होंने ये मूवमेंट चलाई थी। कमर्शियल टिम्बर एक्सट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन, वाटर डिप्लीशन और लॉस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स हो रहे थे। तो विलेजर्स ने खास करके औरतों और बच्चों ने क्या किया कि वहां पे वो लोग ट्री से चिपक गए, ट्री को ऐसे हाथ से अपने पकड़ लिया। तो उनका जो है मैसेज क्लियर था कि फॉरेस्ट और लोकल कम्युनिटीज के सर्वाइवल की जो चीजें हैं जैसे कि फॉरेस्ट, उनसे जो है कमर्शियली उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया जाना चाहिए और उनपे हक जो है वहाँ के लोकल लोगों का है। साइलेंट वैली मूवमेंट जो कि 1976 में हुआ था, ये केरला के मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट के अगेंस्ट हुआ था। तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि वेस्टर्न घाट्स का जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है साइलेंट वैली बोला जाता है उसको। तो वेस्टर्न घाट्स में जो है वहाँ के साइलेंट वैली मूवमेंट की जो लीडर थी वो थी सुगाथा कुमारी। और यहाँ पे जो है एक डैम कंस्ट्रक्ट होने वाला था, सरकार एक बांध बनाने वाली थी पानी का, जिसकी वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तो इस वजह से मूवमेंट में
को इनिशिएट किया गया था ताकि ये डैम को अपोज कर सके, उसको बनाया नहीं जाए। तो इस मूवमेंट के बाद जो है ये इन लोगों को सक्सेस मिली और साइलेंट वैली नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और वहां पे डैम नहीं बना। ये मूवमेंट जो थी वो ये विमेन लेड कलेक्टिव इकोलॉजिकल एक्टिविज्म का एक एग्जांपल है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए इन्होंने एक मेजर जो है एग्जांपल सेट किया। इसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1985 में हुआ। नर्मदा बचाओ आंदोलन इंडिया के लॉन्गेस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में से एक है। यहाँ पे लीडर थे मेधा और पाटकर, और अपोजिशन में सरदार सरोवर डैम का ये लोग अपोजिशन कर रहे थे। इसका इम्पैक्ट ये होता कि लैक्स ऑफ पीपल वुड गेट डिप्लेस्ड, फॉरेस्ट जो है पानी में डूब जाने वाले थे, एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो बाढ़ में लाइक डैम के पानी में डूब जाती। तो विमेन मूवमेंट का जो है सेंट्रल पार्ट थी नारी शक्ति का सम्मान, इन्होंने स्लोगन दिया नारी शक्ति का सम्मान, और जो है औरतों ने इसको लीड किया। और मूवमेंट जो है गांधीयन नॉन वायलेंस आइडियोलॉजी पर बेस्ड था। यहाँ पे जो डैम बनाना था वो ही एक इश्यू नहीं था, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट, लाइवलीहुड और सोशल जस्टिस, डेवलपमेंटल मॉडल, इन सभी के खिलाफ आवाजें उठाई। हालांकि आगे चल करके सरदार सरोवर डैम बन जाता है, लेकिन लोकल्स ने प्रोटेस्ट करके अपनी पावर दर्शाई। अब फाइनल जो है चैप्टर, फाइनल पेज, तो विमेन और नेचर का रिलेशनशिप हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन उसको सिंपलिस्टिक बायोलॉजिकल वे में समझना प्रॉब्लमेटिक होगा। इको फेमिनिज्म ने पैट्रियार्की और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के लिंक्स जो है हाईलाइट किए। यहाँ पे जो है इसेंशियलिज्म, रोमांटिसाइजेशन, होमोजेनिजाइजेशन, ये सभी फैक्टर्स भी थे, इनको क्रिटिसाइज भी किया गया बाकायदा। और फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म जो है आगे चल के मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस प्रोवाइड करता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। विमेन पार्टिसिपेशन, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज और रिसोर्स जस्टिस पे जो है फेमिनिस्ट इन्वायरमेंटलिज्म का जो ज्यादा जोर रहता है इन सभी चीजों पे। तो नेचर और जेंडर का रिलेशनशिप सिर्फ सिंबोलिज्म का इश्यू नहीं है, बल्कि ये पावर, लेबर, सर्वाइवल और प्रॉपर्टी और सोशल जस्टिस का भी एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो ये तो हो गया यूनिट 2 के बारे में। अब जो भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन रह जाता है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्टिव या नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिलता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से लेती हूँ, और मैं हमेशा जो है कमेंट्स का वेट करती रहती हूँ कि कोई कमेंट करे, मुझे पढ़ने को मिले। ओके, तो अपना जो है फीडबैक दिया करो। इसके अलावा अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फॉर्म फिल करके आप नोट्स ले सकते हो, और प्रिंट आउट्स निकाल के पढ़ोगे एग्जाम से पहले तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो हिस्टोरियंस के नाम मैंने बताए, जिन बुक्स के नाम बताए और जिन मूवमेंट्स के नाम बताए, उनमें क्या कौन से लीडर्स है कौन से नहीं, ये सभी एग्जाम में आते हैं। तो इन सबको ऐसे लिख करके प्रैक्टिस कर लिया करो आप लोग। एक बार में वीडियो देख करके जाओ, पूरे पूरे नंबर लेकर के आ जाओ एक आंसर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए, या फिर पढ़ने के लिए जो है नोट्स बनवाने चाहिए आपने। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।